रजत ने घर पहुंचकर फटाफट से ताला खोला और भावना को सीधा अपने बेडरूम में ले गया। इसके बाद भावना और वो दोनों एक दूसरे से इस तरह चिपके जैसे कोई चुंबक से दूसरा चुंबक चिपकता है। भावना ने फटाफट से रजत की शर्ट उतारी और उसके तमाम बदन को अपने होठों से चूमने लगी। रजत ने भी भावना की साड़ी को कुछ ही मिनटों में उतार डाला और दोनों फिर से नग्न अवस्था में आ गए। भावना ने अब रजत को अपने ऊपर लादा हुआ था और रजत भी तेजी से अपने काम में जुटा हुआ था। रजत ने भावना के दोनों हाथों को अपने हाथों से इस तरह से दबोचा हुआ था जैसे वो भावना को कहीं नहीं जाने देगा। वैसे तुम्हें क्या लगता है रजत? किस बारे में? किसकी बात कर रही हो तुम? हर्ष वाले केस के बारे में बात कर रही हो। तुम्हें ये लगता है ना कि हर्ष को मैंने मारा है? हाँ। ये सुनकर रजत वहीं पर थम गया, जबकि भावना ने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे क्या हुआ, रुक क्यों गए? मजा आ रहा था ना यार। रजत फिर से शुरू हो गया और कहने लगा, नहीं, मुझे तुम पर कोई शक नहीं है। तुम्हारा भला उससे क्या वास्ता? तुमसे किसने कहा कि मुझे तुम पर शक है? तुम्हारी नजरों में जब से हर्ष का कत्ल हुआ है और उसके बाद जितनी बार भी तुम मेरे घर आए हो, मुझे इस तरह से देखते हो जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया हो। बस इसी से मुझे लगा कि शायद तुम्हें शक होगा मुझको लेकर कुछ। और इसकी एक और वजह ये भी हो सकती है कि मैंने हर्ष के बारे में तुमसे बात की थी। वो बस मैंने वैसे ही बोल दिया था। मुझे जो कुछ पता था उसके बारे में मैंने दिल से बता दिया। हर्ष से मेरा कोई वास्ता नहीं, वो बस एक अच्छा लड़का था। ये बात तो पूरा मोहल्ला जानता है। ये तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चल गया होगा। क्यों? भावना की इस बात का जवाब रजत ने कुछ नहीं दिया और अपने काम में जुटा रहा, जबकि भावना ने फिर से बोलना शुरू किया। आराम से यार, गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? प्यार गुस्सा करने की चीज थोड़ी है, इसे तो आराम से मजे से किया जाता है। क्या तुम्हें नहीं पता? ओह, तुम्हें पता भी तो कैसे हो, शादी तो तुम्हारी हुई नहीं। आराम से यार, कितनी बार कहूँ, आराम से तो क्या करना, और तेज होते जाते हो। बड़े बेकार हो तुम। गुस्सा मुंह से नहीं नीचे से निकाल रहे हो। बहुत खूब, वैसे दम है तुम में बहुत। और भी बहुत कुछ ऐसी वैसी बातें भावना इस दौरान करती रही, मगर रजत ने उसकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। और जब उसका काम पूरा हो गया तो वो साइड में लेट गया। भावना को भी उसका मुकाम हासिल हो चुका था, मगर उसने फिर भी रजत के गले में बाहें डालते हुए कहा, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ दोबारा जरूर सोना चाहूंगी। जरूर। फिलहाल चलो, तुम्हें स्टेशन छोड़ दूं। इस बात की भनक अगर अंशुल को लग गई तो ना तुम बचोगी और ना मैं। उठो, फटाफट से कपड़े पहनो और चलो। इतना कहकर रजत वहां से उठ खड़ा हुआ, जबकि भावना ये कहते हुए साड़ी पहनने लगी। तुम सब मर्द एक जैसे क्यों होते हो यार? काम करते वक्त तो ऐसे देखते हो जैसे तुम्हारी आंखों में दुनिया भर का प्यार सिमटा हुआ है, और काम होने के बाद ऐसे छोड़ देते हो जैसे हम कुछ है ही नहीं। तुम भी बाकी सब जैसे ही हो ना। तुम तो कुछ ज्यादा ही रूड हो। तुम्हें जो सोचना है मेरे बारे में सोच लेना बाद में, ठीक है? मगर अब फटाफट से चलो, मुझे वापस थाने भी जाना है। 1 घंटे से ऊपर हो चुका है हमें घर से निकले हुए। अंशुल का भी कॉल आता होगा। और तभी रजत का मोबाइल भी बजने लग गया। ये देखो, आ गया उसका कॉल। क्या कहूँ अब मैं, मुझे इसी बात का डर था और वही हुआ। अब दो जवाब। तुम बहुत बोरिंग आदमी हो यार। मैंने खामोखा तुम्हारे साथ अपना वक्त बर्बाद किया। इसका क्या, मत उठाओ फोन, चलो अब। खड़े क्या हो? इतना कहकर भावना वापस बाहर आकर गाड़ी में बैठ गई और रजत भी फटाफट से अपने घर को ताला लगाकर गाड़ी में आ बैठा। उसके बाद दोनों जने फिर से रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। भावना ने रजत की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? पहले तो बस मुझे ही निहारे जा रहे थे, अब एक नजर देख भी नहीं रहे। नहीं, कुछ नहीं, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। वैसे तुम कब तक वापस लौटोगी? क्यों, फिर से करना चाहते हो क्या मेरे साथ? नहीं, मैंने बस वैसे ही पूछा कि कब लौटोगी तुम। यही कोई 4-5 दिन में। ठीक है।
इसके बाद कुछ देर का वक्त और इसी तरह सफर में बीता और दोनों स्टेशन पहुंच गए। भावना के गांव जाने वाली गाड़ी तैयार ही खड़ी थी, इसलिए रजत ने फटाफट से भावना को गाड़ी में बिठा दिया और खुद बाहर खड़े होकर उसे देखने लगा। भावना रजत को देखकर अब एकदम उदास हो चुकी थी और अपने मन में सोच रही थी, पता नहीं रजत के दिल से मेरे लिए हर्ष को लेकर शक निकला होगा या नहीं। वैसे मैंने जो आज उसके साथ किया, क्या उससे उसे इस बात का शक नहीं हुआ होगा कि मैं एक कैरेक्टरलेस औरत हूँ। खैर वो बात तो दूसरी है, मगर मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं सच में रजत हर्ष को मुझसे न जोड़ दे। अगर उसने ऐसा किया तो मेरे लिए इस केस से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं वैसे भी हर्ष के केस से बचने के लिए अपने मायके जा रही हूँ, ये सोचकर कि मेरे आने तक शायद हर्ष के केस को एक सुसाइड केस का नाम देकर बंद कर दिया जाए। आई होप ऐसा ही हो। जबकि गाड़ी से बाहर स्टेशन पर खड़ा रजत भावना के चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था, मेरा सोचना बहुत गलत था। भले ये औरत अपने कैरेक्टर के कारण ठीक ना हो, मगर ये किसी का कत्ल नहीं कर सकती। इतना तो मैं जान गया हूँ, इसका हर्ष से कोई लेना देना नहीं। मैं खामखा इस पर शक कर रहा था। अगर इसने भी हर्ष का कत्ल नहीं किया है तो फिर किसने किया? खैर मुझे थाने पहुंचना चाहिए, काफी वक्त हो चुका है। इतना सोचने के बाद रजत ने भावना को दूर से हाथ हिलाकर बाय किया और गाड़ी में बैठकर थाने की ओर निकल गया। यहाँ इस तरफ कुछ देर में भावना की भी गाड़ी स्टेशन से छूट गई। स्टेशन से निकलते ही रजत फटाफट से थाने पहुंच गया। अंशुल अपने केबिन में बैठा कोई फाइल हाथ में लिए हुए कुछ सोच रहा था कि इतने में रजत ने आकर अपने आने की खबर दी। जी सर, मैं आ गया। इतनी देर लगती है घर से स्टेशन और स्टेशन से वापस थाने आने में? मुझे यहाँ करीब आए 2 घंटे हो चुके। अरे यार सॉरी ना, कुछ काम आ गया था। देख, एक तो तुझे मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि ड्यूटी के टाइम तू मेरा दोस्त नहीं है, फिर भी तुझे ये बात समझ में नहीं आती क्या? ये सुनते ही रजत एकदम से खड़ा हो गया और सैल्यूट मारने के बाद कहने लगा, आई एम सॉरी सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। उसकी ये बात सुनकर अंशुल कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा और फिर खड़ा होकर उसके करीब चला गया। क्या हुआ सर, क्या हुआ? अंशुल ने रजत के कंधे पर से एक लंबा बाल उठाते हुए कहा, ये बाल किसका है रजत? कहाँ से आ रहे हो तुम अभी? किसके साथ रंगरलियां मनाकर आ रहे हो तुम? जरा बताओ तो। अंशुल के हाथ में वो लंबा बाल देखते ही रजत की आंखें फटी की फटी रह गई और वो घबराते हुए कहने लगा, वो मुझे नहीं पता सर, ये कहाँ से आया? अंशुल जबकि ये बात सुनकर गुस्से से उसकी तरफ कुछ देर देखता ही रहा।